हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th। और आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे इस पार्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब मीन्स भाई जो इंडियंस थे उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना कैसे आई, भाई उन्होंने किस प्रकार कौन से मेथड अपनाए गए भाई जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी से ऊपर देश की आइडेंटिटी को रखा। तो इनमें सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर लाई गई, उसके लिए कई मेथड अपनाए गए नेशनलिस्ट के द्वारा। नेशनलिज्म मीनिंग भाई जब हम अपनी आइडेंटिटी से ऊपर देश की आइडेंटिटी को रखते हैं और देश के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं, हमारे अंदर पूरी कमिटमेंट होती है देश के प्रति, मैं तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और दूँ। जब इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आती है तो उसको कहा जाता है नेशनलिज्म। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले भारत माता अपने हर एक उसके अंदर पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर या किसी भी देश के प्रोग्राम के रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर आपने नारे सुने होंगे, भारत माता की जय। तो भारत माता मीन्स आइडेंटिफाई ऑफ नेशन वाज सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। जो नेशन को सिंबलाइज किया गया एक इमेज के रूप में, भाई भारत है हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है, तो इसको एक इमेज के रूप में पर्सोनिफाई किया गया, इसको पर्सोनिफिकेशन कंट्री का किया गया, क्योंकि कंट्री की वैसे तो कोई तस्वीर है नहीं, तो भारत माता के रूप में कंट्री को पर्सोनिफाई किया गया, भाई ये हमारी माता है। और लोगों ने जब उसको देखा भाई भारत हमारी माता है तो हमें भारत माता की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की बलि भी दे देनी चाहिए, यह भावना उनके मन के अंदर आई। बंकिम चंद्र चटर्जी 1870 के अंदर सबसे पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई भारत माता की। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर क्रिएटेड फिगर ऑफ भारत माता इन एस्केटिक फिगर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक एस्केटिक फिगर के रूप में बनाया। एस्केटिक फिगर मीन साध्वी के रूप में बनाया। बुक के अंदर भी आप देखेंगे भारत माता है, उन्होंने सैफ्रन क्लोथ्स पहने हुए हैं और हाथ में उन्होंने माला ली हुई है, कि साध्वी के रूप में भारत माता की तस्वीर बनाई। इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी फॉर्म्स एज वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। लेकिन भारत माता की ये इमेज ही प्रचलन में नहीं रही, इसके बाद बहुत सी इमेज भारत माता की बनी और बहुत से आर्टिस्ट ने उसको भारत माता की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज पेंट करी। जो आज हम तस्वीर भारत माता की देखते हैं, भारत का नक्शा है, भारत माता है, हाथ में तिरंगा और पीछे उनके शेर बैठा हुआ, शेर साइड में बैठा हुआ, इस प्रकार की भारत माता की तस्वीर आज जो एग्जिस्ट कर रही है वो भारत माता की तस्वीर है। इस प्रकार कई तस्वीर भारत माता की बनाई गई। अब इसके बाद फोकलोर एंड सॉन्ग, जो नेक्स्ट मेथड था कलेक्टिव बिलोंगिंग जगाने का लोगों के अंदर। फोकलोर होती है हमारी पौराणिक कथाएं एंड सॉन्ग्स और गीत। तो इन 1870 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। वंदे मातरम उन्होंने लिखा। वंदे मातरम का मीनिंग जो माँ तुझे सलाम होता है, और ये गीत नेशनल मूवमेंट्स के अंदर बहुत जोर शोर से गाया गया और ये आज के टाइम में हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम। और इसके अलावा बहुत सारी फोकलोर पौराणिक कथाएं बताई गई, लोगों को पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया। जो पुरानिक कथाएं या लोक कथाएं जो आसपास के एरिया की थी, किसी गांव में या किसी उनके आसपास के शहर में जो कोई महान व्यक्ति था जिसकी कथाएं वो भूल चुके थे जिसके बारे में, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे जो कल्चर को, हमारे जो लिटरेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो लोग उनके बारे में अवेयर नहीं थे। तो लोगों को उनके बारे में अवेयर किया गया भी आपके गांव का इतना महान व्यक्ति था या आपके शहर का इतना महान व्यक्ति था, तो आप भी इतने महान बन सकते हो। तो इससे लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आई। Nationalists started recording folk tale, believed these tales showed true picture of traditional culture। जो राष्ट्रवादी थे, लोग थे, उन्होंने folk tale होती है लोक कहानियाँ, उन्होंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ये माना कि ये जो टेल्स हैं ये ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू पिक्चर दिखाएंगे। भाई जो फोक टेल अभी आपको बताया भी, आसपास के जो लोकगीत, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में कोई महान व्यक्ति हो या आपके कोई गांव का कोई महान व्यक्ति हो, उसके बारे में कहानी जो थी, जो लोग भूल गए थे, उसको दोबारा से बताया गया लोगों को, ताकि लोगों को उनके बारे में, ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में तभी पता चलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर कलेक्टेड बालार्ड्स होती है जो जिन कविताओं को गाया जा सके, क्योंकि एक तो कविता वैसे पढ़ना और कविता को गा के पढ़ना, और नर्सरी राइम्स ये एंड उन्होंने इनको कलेक्ट करना शुरू किया। नर्सरी जब बच्चों की कविताएं थी उनको
कलेक्ट करना शुरू किया एंड लेड टू मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और फोक रिवाइवल जो हमारे फोक सॉन्ग्स थे, फोक टेल्स थी, जिनको लोग भूल गए थे, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। क्योंकि यही उनको लगता था नेशनलिस्ट को कि जब ये फोक सॉन्ग्स के बारे में, फोक टेल्स जब वो सुनेंगे, उनको पता चलेगा भी हमारे पड़ोस में ही, हमारे पास में ही, हमारे में से निकला व्यक्ति इतना महान हो सकता है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। मद्रास के अंदर नतेशा शास्त्री ने जो फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया जो 4 वॉल्यूम्स थे, उसके 4 भाग थे, वो एक उन्होंने पब्लिश करी। तो फोकलोर के बाद हम आते हैं फ्लैग पे। फ्लैग मीन्स झंडा जो है, फ्लैग इट वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट method or it was also very important to create the feeling of nationalism among citizens। फ्लैग आपने देखा हो, किसी भी पार्टी की रैली होती है उसके अंदर फ्लैग लोग लहराते हैं, तो अगर वो पार्टी के फ्लैग को लहराएंगे तो उनके अंदर पार्टी के प्रति कमिटमेंट की भावना आएगी। अगर वो देश का फ्लैग लहराएंगे, राष्ट्रीय झंडा लहराएंगे, तो उनके अंदर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कमिटमेंट की भावना आएगी। तो इस प्रकार फ्लैग को भी इंट्रोड्यूस किया गया और लोगों के अंदर कोलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना को जगाने के लिए। सबसे पहला जो फ्लैग बना रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैग था, उसके अंदर 8 लोटसेस थे। उनके अंदर 8 लोटसेस जो है हमारे 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस समय भारत में 8 प्रांत थे, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस फ्लैग को नेशनल मूवमेंट में लहराया गया। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया और इसके अंदर रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर थे एंड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और इसके बीच में स्पिनिंग व्हील था। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, उनके बीच में था। जैसे आज हमारे फ्लैग के अंदर अशोक चक्र है, उस समय उसमें स्पिनिंग व्हील होता था। इस प्रकार जिस प्रकार भारत माता ने के कई फॉर्म बनी, डिफरेंट आर्टिस्ट ने पेंट किया, इसी प्रकार फ्लैग ने भी कई रूप लिए। आज जो फ्लैग है, हमारे फ्लैग के अंदर सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन कलर और इसके मिडल के अंदर अशोक चक्र है। इस फ्लैग को अडोप्ट किया गया एज ए नेशनल फ्लैग 20 जुलाई 1947 को। इस फ्लैग को अडोप्ट किया गया था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। तो फ्लैग का यूज किया गया ताकि लोग जब भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और हाथ में फ्लैग होगा, तो उनके मन में देश के प्रति कमिटमेंट की भावना आएगी, देश के प्रति समर्पण की भावना आएगी। उसके बाद री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की पुनर्व्याख्या करना। क्योंकि आपको पहले बताया, जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने हमें यूं बता दिया था कि इंडियंस आर वेरी बैकवर्ड, इंडियंस बिल्कुल बैकवर्ड है, दे डोंट नो हाउ टू रूल। तो वो रूल करना ही नहीं जानते, इसीलिए हमें रूल करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इंडियंस के हाथ में हमने रूल दे दिया तो वो तो भारत को बिल्कुल खराब रूल करेंगे। उनके भी ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, काबिल व्यक्ति नहीं है उनके अंदर। जबकि ऐसा था नहीं, बहुत से काबिल व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर थे। लेकिन जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए वो। नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा महान बताया गया था, इंडियंस को बैकवर्ड बताया गया था। तो नेशनलिस्ट ने फिर हिस्ट्री की पुनर्व्याख्या करी। पुनर्व्याख्या उन्होंने इसलिए करी भी, जब हम पुनर्व्याख्या हिस्ट्री की करेंगे तो लोगों के अंदर फिर नेशनलिज्म की भावना आएगी, कोलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आएगी। इंडियन स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द पास्ट, पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया। हमारा पास्ट कितना महान था यह सभी को पता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं माना। तो इंडियन ने दोबारा से बताया भी कितना महान हमारा पास्ट था। उन्होंने रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट, जो पास्ट में ग्लोरियस डेवलपमेंट इंडिया के अंदर है, उन्होंने यूँ बताया भाई, जब ब्रिटिशर्स तो तब आए भी नहीं थे, वो जब हमने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स बना लिए, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनके बारे में बताया गया भाई ये सब ब्रिटिशर्स ने थोड़ी बनाया, ये इंडियंस ने बनाए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया, जैसे गोपुरम हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े टेम्पल इंडियंस ने बनाए थे, तो वो उनके बारे में बताया गया। साइंस एंड मैथमेटिक्स, और ये भी बताया गया भी इंडियन से साइंस और मैथमेटिक्स में भी बहुत एडवांस थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही। जो आर्यभट्ट के बारे में बताया गया लोगों को, रामानुजम के बारे में, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने आर्यभट्ट ने जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार कितनी इन्वेंशंस उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर की थी जो ब्रिटिशर्स सोच भी नहीं सकते थे, उनके बारे में बताया गया। लॉ एंड फिलोसफी, लॉ एंड फिलोसफी के बारे में बताया गया। चाणक्य, चंद्रगुप्त का जो सेनापति होता है चाणक्य, कौटिल्य, उसके बारे में बताया गया। उन्होंने जो अर्थशास्त्र की बुक लिख दी थी, पहले ही लिख दी थी। ब्रिटिशर्स को तब कुछ पता भी नहीं था, और ना ही ब्रिटिशर्स यहाँ पे तब तो आए भी नहीं थे, उसके हजारों साल बाद आए हैं ब्रिटिशर्स। तो हजारों साल पहले हमने जो हमारे इंडियंस थे, चाणक्य जैसे लोग थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की बुक लिख दी थी, उसके अंदर सारे लॉज वगैरह लिखे हुए थे। क्राफ्ट एंड ट्रेड के बारे में बताया गया।
और उनको यूं बताया गया कि भाई हमारे जो हड़प्पा कालीन संस्कृति या मोहनजोदड़ो है उस संस्कृति के बारे में बताया गया। इतने एडवांस उस टाइम सिटीज़ हुआ करते थे जो ब्रिटिशर ने थोड़ी बनाए, उनके अंदर ब्रिटिशर का कोई कोऑपरेशन था ही नहीं, वो इंडियंस ने बनाए, ये सब उनको बताया गया। एंड कल्चर, रिलीजन एंड कल्चर, और उनके धर्म के बारे में बताया गया। इंडियंस को बताया गया उनका धर्म कितना महान है या उनका कल्चर कितना महान है। रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में इस प्रकार उनको बताया गया भी इतना अच्छा हमारा कल्चर है, इतना महान हमारा कल्चर है भी ब्रिटिश कल्चर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी एडवांसमेंट हमारे कल्चर के अंदर है, इतना रिलीजन हमारे कल्चर के अंदर है भाई। और पुराने बातें बताई गई भी उस समय तो कोई जाति प्रथा, कोई भेदभाव होता ही नहीं था। ये तो बाद में ब्रिटिशर्स ने आके ये फैलाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये मेथड अपनाए गए ताकि जो इंडियंस हैं उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आए, नेशनलिज्म की भावना आए और वो जाति पाति को भूल के एक हो जाए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करें। बट एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट इजी, परंतु लोगों को यह करने के, यूनिफाई करने के ये एफर्ट्स होते ये इतने आसान नहीं थे। When Hindus were being glorified in the past, जब पास्ट में हिंदुओं को ग्लोरीफाई किया गया, जब हिंदू कम्युनिटी को ग्लोरीफाई किया गया, जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, इन प्रकार के राजाओं के बारे में बताया गया, तो द अदर पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट। तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को लगा भाई हमारे देश के अंदर कोई बात ही नहीं की गई, ना हमारे राजाओं के बारे में बताया गया, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलग मान लिया। अलग मान लिया, चाहे उन्होंने माना या उनके नेताओं ने माना, जिस कारण अलग मान लिया, तो इस कारण उन्होंने कम्युनिटी के लोग इकट्ठा नहीं हुए, स्ट्रगल उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतने बढ़ चढ़ के नहीं किया और टू नेशंस थ्योरी की बात पे वो अड़ गए, भाई हमें तो अलग राष्ट्र इसके लिए चाहिए। तो ये जो मेथड फिर भी नेशनलिस्ट जो अपनाए इंडियंस को एक करने के लिए, वो ये मेथड्स थे। एंड दिस वाज आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।